चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हमको इम्यूनिटी को रिवाइज करना है। इम्यूनिटी के रिवीजन के साथ ही साथ इसके टाइप्स टाइप्स के अलावा एंटीबॉडी एंटीबॉडी के अलावा और भी आगे का इम्यूनिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखे थे, जिसमें हमने देखे थे कि हमारे जो बॉडी है, तो हमारे बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर जो होती है, इसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी दे कहते हैं। अभी देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट्स का असाइनमेंट सबमिट किया है तो फिर बुक नहीं लेके आओ। आप चेक करो आपने कौन से नोट्स के असाइनमेंट सबमिट किए हो और कौन से नहीं किए हो। यदि किए हो तो नो नीड टू कैरी, इतना हैवी वेट नहीं लाओ, समझ गए? और नहीं किए हो तो फिर आपको लाना पड़ेगा। तो आज दिन भर का टाइम है आपके पास, लिखो। नहीं लिखे होंगे तो लिखो बेटा, आज टेस्ट पेपर को पढ़ो, सारी चीजें करो अच्छे से। और साथ ही साथ डाउट्स भी लेके आना है बेटा, आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो। और अब एक और चीज, कई लोग डर जाएंगे और डर की वजह से नहीं आएंगे, तो ऐसा डरना नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जाम टिप्स और स्टडी टिप्स जो है वो भी मैं आपको उस टाइम पे शेयर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम रिवीजन टिप्स भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। ठीक है सभी सभी लोग बेटा, देखो सभी को कॉल आएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, टाइम पे आना है। टाइम पे आने के बाद रिस्पेक्टेड जो फैकल्टीज रहेगी, ठीक है। अब जैसे आज जितने बच्चे मेरे साथ हैं मैंने उनका नाम दे दिया, ठीक है। अब एक ही पर्सन सारा नहीं ले सकता, तो उसको डिवाइड कर दिया हमने। एक मेंटर प्रोग्राम है, मतलब हम आपको एक गाइड भी करेंगे कि आगे आपको कैसे अच्छे से स्टडी करना है। डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसमें आपको हेल्प करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब जो लोग नहीं है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो हम क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मींस हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर, जो हमको एक तो बाय बर्थ डेवलप हुआ है, और जो हमको आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है। तो बाय बर्थ जो डेवलप हुआ, इसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जो आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है उसे हम एक्वायर्ड, या फिर इसी को हम एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव। फिर इन्नेट इम्यूनिटी में कुछ बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स में जैसे पहला आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब कुछ भी हो जाए, ऑर्गेनिजम्स को हमारे बॉडी में आने नहीं देना है। जैसे कि हमारा इंडिया और पाक का एक बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, बीच में एक बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? बाघा बॉर्डर। तो इधर से यदि कोई गैंगस्टर्स, आतंकवादी, टेररिस्ट यदि वो आते हैं, तो हम उसको आने देंगे क्या? नहीं देंगे ना। आर्मी के रास्ते से आ सकते हैं, वो नेवी के रास्ते से आ सकते हैं, एयरफोर्स वाले रास्ते से आ सकते हैं। तो वहां पे हमारी फोर्स है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स है वहां पर तैनात बैठे हुए हैं, तट रक्षक बोलते हैं जिसको हम। तो वो हमें क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हमें क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो कोई भी आतंकवादी अंदर घुस नहीं सकता, यदि आया तो हम उसको ही मार देंगे, या तो आने नहीं देंगे, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए हार्मफुल है तो उसको हम वहीं पे उसको खात्मा कर देंगे। तो इसी तरह से अब सबसे पहले मुझे देखो, इसी तरह से सबसे पहला जो बैरियर है, यहाँ पे देखो बहुत सारे जम्स है।
बट ये जर्म्स डायरेक्टली मेरे बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो हमारा नोज और ईयर, हमारा माउथ, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जितने भी जो ओपनिंग्स है वहां से जर्म्स जा सकते हैं, लेकिन इस स्किन की वजह से हमारे बॉडी में जर्म्स जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो ये जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम स्पंजियोसम, ऐसे 6 लेयर से बना होता है हमारा डर्मिस ऑफ द स्किन। तो डायरेक्टली कोई भी जर्म्स यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा। पहली चीज, कर रहा है क्या इंटर? नहीं कर रहा। सेकंड, यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारा जो ईयर की जो बनावट है, जो एनाटॉमी हो, सीधा स्ट्रेट नहीं है बेटा, ऐसे जिग जैग मैनर में है। ऐसे नोज, ये भी ऐसे जिग जैग मैनर में, यानी कोई भी पैथोजन आया तो डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं रुकेगा, और जब वहां पे जाके टकरा के रुका तो वहां पे म्यूकस का मेम्ब्रेन होता है, हेयर्स होते हैं, जैसे इधर ईयर वैक्स होते हैं, इधर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको वही ट्रैप कर लेगा और उसको वहीं पे मार देगा। ओके, तो फर्स्ट जो बैरियर आता है वो आता है फिजिकल बैरियर, और इस फिजिकल बैरियर में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं स्किन की। तो स्किन जो है एक बैरियर है, जो कैसा है? फिजिकल बैरियर। गलती से कोई जर्म्स अब हमारे बॉडी में जाता है, कहां जाएगा? फूड खा रहे हैं, माउथ में गया। अब चबाने वाला फूड है तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है हमारे माउथ में, जिसको हम क्या कहेंगे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है। कैसी होती है? बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है। तो अब मुझे बताओ कि यदि कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में, माउथ में आया भी, तो हमारा माउथ जो है उसको टोटली क्या करेगा? किल कर देगा। कर देगा ना? अब आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली है, जैसे चबाओगे नहीं तो वो सलाइवा के साथ कांटेक्ट नहीं आएगा, तो उसका लाइसोजोम उसको मारेगा नहीं। अब लाइसोजोम नहीं मार रहा तो डायरेक्टली हम फूड इनगल्प कर लेंगे। कहाँ गया? हमारे स्टमक में गया। अब जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचा, क्या चीज? जैसे ही क्या कहा मैंने? रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड। फाइनली जैसे ही स्टमक में पहुंचा तो क्या होगा बताइए? वेरी गुड। यहाँ का लिखा हुआ गायब हो गया बेटा, यदि आपने नोट नहीं किए होंगे तो। एससीएल प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, और इसमें भी जर्मीसाइडल एक्टिविटी होता है। तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? किल करेगा। यदि मान लो इस स्टमक के रास्ते से इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के रास्ते से यदि जम्स हमारे ब्लड में पहुंच गए, अब ब्लड से किसी सेल्स और टिश्यू तक के यदि जम्स पहुंच गए, तो अब हमारे बॉडी में क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, या फिर आपको पेन होगा, या फिर आपको स्वेलिंग आएगी, या फिर आपको इचिंग होगा, किसी ना किसी टाइप का रिस्पॉन्स मिलेगा, और इस टाइप के रिस्पॉन्स को कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मींस हमारे बॉडी में कुछ तो भी केमिकल है जिसे हम कहते हैं हिस्टामाइन, और ये हिस्टामाइन जब सिक्रेट होगा तो ये कुछ इस तरह के रिस्पॉन्स मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि उस बैक्टीरिया को या उस जर्म्स को, उस पैथोजन को हमें क्या करना है? मारना है। समझे?
तो इस तरह का जो यहाँ पे बैरियर काम करेगा, उस बैरियर को हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल बैरियर। पहला था फिजिकल बैरियर, दूसरा रहेगा फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन वहां पे काम कर रहा है। फीवर आ रहा मतलब हमारे बॉडी का कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी वहां पे काम कर रहा है। तो इस टाइप के बैरियर को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। समझ में आ गया? हटा दूं सब? देखो एक बार मिटाने के बाद वापस नहीं आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। बाकी सारा डेटा बेटा इसी स्लाइड में आपको मिलेगा, डोंट वरी। बट मैं एक बार ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं बट हम रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, याद है? ओके। बोलो बेटा नीनत, क्या प्रॉब्लम आया? हैंड रेज हुआ है आपका? चैट पे रिस्पॉन्स करो। नीनत हैंड रेज हुआ था, गलती से हुआ। ओके। हाँ, तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? हम लोग पहुंच गए हैं, जो बैरियर हमने देखे, पहला था फिजिकल बैरियर। किसके बिहाफ में पढ़ रहे हैं हम लोग? इन्नेट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप होते देखे थे, जिसमें फर्स्ट हम इन्नेट इम्यूनिटी, ऐसा इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिला है। मतलब अल्टीमेटली कुछ भी हो कि हमारा इंडिया है, ये हमारा भारत देश है, ठीक है, इमेजिन कर लो कुछ इस तरह से। तो किसी भी रास्ते से हम लोग किसी भी आतंकवादी को घुसने नहीं देंगे। यदि घुस गया तो उसको हम अलग अलग तरीके से मारेंगे। तो पहला फिजिकल बैरियर था, जो हमारी बॉर्डर लाइन है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर आएगा। तीसरा आता है साइटोकाइन बैरियर, इसे सेलुलर बैरियर भी कहते हैं। कुछ सेल्स है जिसको हम, जैसे कि न्यूट्रोफिल, ये एक सेल है ना, तो ये सेल्स की हेल्प से हम उस जम्स को क्या करेंगे? मारेंगे। तो इस टाइप का जो बैरियर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेलुलर बैरियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? उसे हम सेलुलर बैरियर कहते हैं। सेल्स की हेल्प से मार रहे, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गया, मास्ट सेल हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स, तो वो सेल्स जो है वो क्या कर रही है? उस पैथोजन को क्या करेगा? मार देगा। हो गया क्लियर? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बैरियर बताओ कौन सा था? चलो थोड़ा सा रिवाइज करते फिर अगले बैरियर पे आते। क्या देखे थे हमने? इम्यूनिटी, हमारे बॉडी का एक ऐसा एबिलिटी जो हमें डिसीज कॉजिंग एजेंट से प्रोटेक्ट करता है, जिसके दो टाइप देखे थे, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट ऐसा जो हमें बाय बर्थ मिलता है, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसमें अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब बैक्टीरिया के लिए भी काम करेगा, वायरस के लिए भी काम करेगा, प्रोटोजोआ के लिए भी काम करेगा, फंजाई के लिए भी काम करेगा, वर्म के लिए भी, और सभी के लिए एक ही सिस्टम और एक जैसा काम करेगा। हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ा, एक ही सिस्टम काम करेगा और एक जैसा काम करेगा। बैरियर फोर टाइप के होते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और लास्ट साइटोकाइन बैरियर, जिसमें आता है इंटरफेरॉन। साइटोकाइन बैरियर में क्या आता है? इंटरफेरॉन आता है। ये क्या होता है थोड़ी देर के बाद समझा रहा हूं मैं आपको। इन्नेट इम्यूनिटी हमने पढ़े थे, जैसे सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है, स्किन में भी,
पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है। म्यूकस की लाइनिंग जो होती है हमारी, कुछ गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे होते हैं, और HCl। ये सारा पार्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने इसे डायरेक्टली समझाया था। तो अभी एक एक पार्ट का मैंने मैकेनिज्म्स कैसे होगा वो भी अभी आप लोगों को क्लियर करा दिया। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर ये वाला पार्ट? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया है। तो फिजिकल बैरियर में क्या पढ़े हमने? स्किन जो पैथोजन की एंट्री को या फॉरेन बॉडी को हमारे बॉडी में आने से रोकता है। म्यूकस कोटिंग मेम्ब्रेन होती है, जैसे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो म्यूकस की मेम्ब्रेन उस पैथोजन को ट्रैप कर लेगा और तुरंत वहां पे उसे क्या करेगा? किल कर देगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ये, जिसमें गैस्ट्रिक HCl आता है, सलाइवरी एमाइलेज आता है, जिसमें सलाइवा में कौन सा लाइसोजाइम होता है, माइलेज नहीं, लाइसोजाइम जो रहता है वो किल करता है। टीयर्स में भी सेम एंजाइम होता है। फिर आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर पे हमने क्या देखे? जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइड हो गया, मोनोसाइट हो गया, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये कुछ सेल्स है जो क्या कर रहा है, क्या करेगा ये सेल्स? जल्दी से बताओ, क्या करता है? रिस्पॉन्स मी क्विकली। क्या मैकेनिज्म्स होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। वेरी गुड, बहुत से लोगों का रिस्पॉन्स मिला। क्या मिला? फाइगोसाइटोसिस। एनीबडी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैगोसाइटोसिस? जल्दी से, क्या होता है फैगोसाइटोसिस का मीनिंग? डेफिनेशन लिख के भेजेंगे जल्दी से। गणेश का रिस्पॉन्स है रेली, शैताली, अथर्व। हमारे बॉडी में कौन कौन सी फैगोसाइटिक सेल है उसके नाम बताएंगे बेटा? अथर्व का भी एक अच्छा आंसर मिला है, अनुष्का का मिला है, प्रज्ञा, जानवी। हमारे बॉडी में कौन कौन सा फैगोसाइटिक सेल्स है उसके नाम भी बताइए। एक साथ नाम लिख के भेजो बेटा, एक एक करके नहीं भेजो। गुड तारेस, गुड रैली। ओके, बहुत बढ़िया। देखो फैगोसाइटोसिस, अब जिन बच्चों को नहीं आता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज ये एक बैक्टीरिया है और ये हमारा फैगोसाइटिक सेल है। तो सबसे पहले ये बैक्टीरिया उस फैगोसाइटिक सेल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा? अपने स्ट्रक्चर को बदल लेगा। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इसे हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया जैसे ही बना, देन उसके बाद वो जो जर्म्स है उसको अपने अंदर ले लिया इस तरह से,
अंदर लेने के बाद उस जर्म्स को अब क्या करेगा, वो जो भी बैक्टीरिया आया था उसको ये डाइजेस्ट कर देगा ऐसे, देन डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं हम इसे? वेरी गुड। अब फैगोसाइटोसिस में मैंने आप लोगों से कुछ फैगोसाइटिक सेल्स के नाम पूछा। एग्जाम्पल जो है, जो सेल इसमें इन्वॉल्व होती है, उसमें आता है एक मैक्रोफेज, एक आती है जिसे हम कहते हैं डेंड्राइटिक सेल, क्या आएगा, डेंड्राइटिक सेल। एक लीवर में एक सेल प्रेजेंट होती है, क्या नाम है उसका? लीवर में जो सेल प्रेजेंट होती है, वेरी गुड, कफर सेल होती है। न्यूट्रोफिल जो होता है, मोनोसाइट जो होती है, ये सारे के सारे फैगोसाइटिक सेल्स है। कोई बात नहीं बेटा, तारिस चलेगा। टेक केयर बेटा, क्या प्रॉब्लम हो गया? आई होप इस मुश्किल सिचुएशन में सभी लोग अच्छे होंगे। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया सभी को बेटा? आगे बढ़े। सेलुलर बैरियर क्या था, ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। देखो, एक नेचुरल किलर सेल याद रखना है, मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। फिर इसके बाद एक आता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट बैरियर जो है वो कौन सा आएगा? PMNL। नहीं समझा अनुष्का को? बेटा मैंने सर्कुलेशन पढ़ाया था, वहां पे PMNL समझाया था। क्या कोई बच्चा जानता है PMNL का फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी? इट्स वेरी सिंपल नेम, वेरी कॉमन नेम। वेरी गुड अथर्व, पार्थ, मीनत, अनुष्का, कितने लोगों के रिस्पॉन्स मिले हैं? नंदनी कहाँ, पल्मोनरी कैसे होगा बेटा? गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। आदित्य आप भी सही हो। चलो, जिन बच्चों को नहीं मालूम उनके लिए इसका फुल फॉर्म, जिसे कहते हैं पॉली मॉर्फो, वेरी गुड हर्षिता, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब ये किसके टाइप में आता है, किस में आता है ये भी बता दो। किसके साथ पढ़ाया था मैंने? किसे कहते हैं PMNL? वेरी गुड। न्यूट्रोफिल जो है, उसे हम PMNL भी कहते हैं। अब याद रखना, भूलना नहीं। ओके, चलो तो आगे नेक्स्ट बैरियर आता है जिसे कहते हैं साइटोकाइन बैरियर। अब इसका रूल क्या है, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला।
क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग देख रहे हैं साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर मींस, देखो सपोज ये हमारे सेल से बना हुआ एक टिश्यू या ऑर्गन है, ऐसे बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है ना। और यदि कोई एक वायरस का इन्फेक्शन ये वाली सेल को हो गया मान लो, अब वो सेल को थोड़ा बड़ा करते हैं हम, ये वायरस इस सेल में इंटर किया, इंटर करने के बाद उस सेल को मार दिया, लेकिन ये सेल मरते मरते उस वायरस को मारने के लिए कोई तो भी केमिकल होगा जो प्रोड्यूस किया होगा। जब मर गया तो इसने कुछ केमिकल्स ऐसे प्रोड्यूस किए हैं जिसे कहते हैं इंटरफेरॉन। ये जो है ये है सेल्स, इधर से जो आ रहा है ये आ रहा है वायरस। स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा बीच बीच में, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये सेल तो मर गया लेकिन इस सेल ने जो प्रोड्यूस किया उस वायरस को मारने के लिए, बट वो मार नहीं पाया, और वो प्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं इंटरफेरॉन। तो मरता हुआ सेल ने जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस किया वो बाकी की सेल्स के सराउंडिंग में आकर के इस तरह से बैठ जाएगा, और कोई भी वायरस को बोलेगा अब आओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, अब देखते हैं अब तुम क्या करोगे। तो ये इंटरफेरॉन उस वायरस को मारेगा और इस सेल को इन्फेक्ट होने से रोकेगा। तो ऐसा एक प्रोसेस जो है यहाँ पे होता है, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, साइटोकाइन बैरियर कहेंगे। यहाँ पर भी यही समझाया है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रेट करता है प्रोटीन, उसे साइटोकाइन कहते हैं, उसी को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, क्योंकि जो इन्फेक्टेड सेल है वो तो गया, बट जाते जाते उसने कुछ अच्छा कर गया। आई होप ये स्टेटमेंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे कि ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। वायरस के लिए अलग सिस्टम है तो बैक्टीरिया के लिए अलग सिस्टम है, ठीक है, मतलब स्पेशल तरीके का होता है। और यहाँ पे हमने एनामेस्टिक रिस्पॉन्स भी पढ़े थे, आपको याद होगा तो, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है लो इंटेंसिटी का होता है ये वाला, और सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसका इंटेंसिटी बहुत हाई रहता है, बिकॉज यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं बना था और यहाँ पे फुल मेमोरी बन चुका है। मेमोरी बन गया तो उसको पहचानने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो जानता है वो क्या है। यदि वो नहीं जानता और अपनी सेल को ही मार देता तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज। क्या कहते हैं हम उसे, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एग्जांपल बताएंगे जल्दी से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम बताओ, कहीं पढ़े हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, मैंने नाम लिया था। बट उस डिसीज का नाम बताओ बेटा नीरज, वहां पे तो पढ़े थे हमने, बट डिसीज का नाम। वेरी गुड अथर्व। अब कई लोग पीछे पेज पलटेंगे, फिर देखेंगे, फिर बताएंगे, अरे क्या कर रहे हो यार। गुड हर्षिता, पता नहीं बेटा अथर्व। एथराइटिस नहीं, हाँ कह सकते हैं एथराइटिस को भी, और साथ ही साथ माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़े थे हमने, याद है। तो ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बट फिलहाल हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये याद रखना है। प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी का होता है, इतना याद रखना है। ओके। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो मिलता है उसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये दोनों भी इन्वॉल्व होता है।
एक तो आएगा जिसे हम क्या कहेंगे बी सेल, एक आएगा जिसे हम क्या कहेंगे टी सेल। तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। बी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी होती है उसे HMI कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी होता है उसे हम CMI कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HMI एंड CMI? रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से। देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा समझने जैसा है, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर के लिए कोर कॉन्सेप्ट की तरह काम करने वाला है, इसलिए मैं एक एक पार्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में टाइम कम था इसलिए उतना नहीं समझा पाया। आज इस एक लेक्चर में लास्ट लेक्चर के बहुत सारे पोर्शन को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, एक एक पार्ट समझा रहा हूँ। नीनत का रिस्पांस मिला है HMI को लेकर के, बाकी बच्चे भी जल्दी रिस्पांस दे देंगे बेटा। बस अनुष्का भर, अथर्व, आदित्य, खुशी, इनका भी रिस्पांस मिल गया है। गणेश, स्नेहल, ओके, गुड। आदित्य, बोंदे, आर्या का भी आंसर आया, वेरी गुड, गुड अर्षिता। HMI मीन्स ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी और CMI मीन्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंसेस है दोनों में भी? सब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हूं मैंने। नहीं बेटा अथर्व, ये वाला रिलेशन नहीं आएगा यहाँ पर जो आप बता रहे हो, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। ओके रिस्पॉन्स, बट परफेक्ट नहीं आएगा नीनद आपका रिस्पॉन्स जो है। ओके अनुष्का, बट ये भी परफेक्ट नहीं है। हाँ अथर्व, थोड़ा सा पास में हो आप, सही हो। ओके चैताली, चलो एक काम करते हैं, आपको मैंने कहा था कि CMI और HMI को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा जब आपके टॉपिक सेशन लूंगा तब। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है HMI और CMI। HMI और CMI, पहले हम लोग CMI देखेंगे। सबसे पहले हम लोग CMI देखेंगे। CMI का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, यदि हम देखें तो यहाँ पे स्पेशल जो इन्वॉल्व होता है टी सेल। और टी सेल के यहाँ पे टाइप्स आते हैं। एक होता है टी हेल्पर सेल, ये नंबर पे नहीं जाना बेटा, ठीक है। एक होता है टी हेल्पर सेल, एक होता है टी सप्रेसर सेल, एक होता है टी किलर सेल, और एक होता है टी मेमोरी सेल। टी किलर को टी साइटोटॉक्सिक सेल भी हम कह सकते हैं। ओके, तो टी हेल्पर सेल ये ओनली हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करेगा, तो देखो ध्यान से समझना बेटा। ये आपका इंडिया और पाक का बॉर्डर है, मान लो इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के आतंकवादी इधर आए तो उसको आने देंगे क्या हम? नहीं, वही रोक लेंगे। तो सपोज ये एक एंट्री गेट है जहां पर
एक काम करते हैं, ये एक बंगला है, कोई तो भी एक एक्टर है जिसका बंगला है, किसका है नाम बताओ। मन्नत। हम्म, नंदिनी का बंगला है। सलमान खान का, शाहरुख का, चलो ठीक है, किसी का भी बंगला है। ओके आर्यन, गुड तरफ मेरा। हाँ, तो अब देखो, यहाँ पे हम लोगों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को बैठा दिया। अब यदि इस सिक्योरिटी गार्ड को हमने यहाँ पे बैठा के रखा और बाहर से कोई भी पर्सन आया, तो ये सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है, या तो उसको रोकना, उसकी इंक्वायरी करना, और जब यदि परमिशन रहे या वो उसको जानता है तो उसको अंदर आने देगा, और नहीं जानता तो उसको अंदर आने देगा क्या? नहीं। लेकिन मान लो इधर से एक पर्सन यहाँ पे आता है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये इसको पूछता है कि भैया मुझे ऐसा ऐसा काम है, एक काम करो तुम अपने बॉस से पूछ के आओ, ठीक है, यदि वो परमिशन देते तो मैं आ जाऊंगा। तो अब यदि ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से थोड़ा सा भी हिल के इधर गया तो ये तो अंदर घुस जाएगा ना, और इसके साथ 4 नए लोग और अंदर आ जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे। फिर यदि बम वम लेके आए तो ब्लास्ट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा। तो बेटा टी हेल्पर सेल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ओके, टी हेल्पर सेल जो है, यहां पे लिख दे रहा हूं, टी हेल्पर सेल हेल्पर सेल यहाँ पे बैठा हुआ है और इधर से कोई आया तो ये एक सिर्फ मैसेज कन्वे करेगा। मतलब टी हेल्पर सेल एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं लिम्फोकाइन। जिसे क्या कहते हैं? लिम्फोकाइन। और लिम्फोकाइन जो है, यदि हम देखें तो इसकी वजह से एक तो ये अपने पास अट्रैक्शन करेगा मैक्रोफेज को। जैसे ही पता चला कि कोई तो भी जम्स हमारे बॉडी में एंट्री कर रहा है तो उसने लिम्फोकाइन सिक्रेट करके, मतलब एक फोन लगा दिया उसने, देखो भैया हेलो आ जाओ, आप पहचानते हो क्या इसको, देख लो। तो मैक्रोफेज को बुलाया और मैक्रोफेज आते ही देखेगा कि ये अपना खुद का पार्ट नहीं है, उसको डाउट हुआ, उसको वही खा जाएगा। दूसरा, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। या फिर एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, एक्टिवेशन ऑफ अदर टी सेल। तो टी हेल्पर सेल के 3 फंक्शन होगा बेटा, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2 और फंक्शन नंबर 3। स्क्रीनशॉट लेके रखते जाना। अब आप बोलोगे सर यहाँ लिख रहे हैं, बेटा ले लो ना यार, अब स्क्रीनशॉट का दौर चल रहा है तो आप उसी से लिख लेना, नोट कर लेना। इसके पहले वाला ले लिए? नहीं लिए? ये भी ले लो। हो गया? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब देखो, टी हेल्पर सेल ने मैक्रोफेज को बुलाया तो मैक्रोफेज क्या करेगा? मैक्रोफेज फैगोसाइट कर लेगा यदि बैक्टीरिया रहा तो। बी सेल एक्टिवेट हुआ तो बी सेल का रोल बी सेल में हम देखेंगे। अदर टी सेल का काम क्या वो देख लेते हैं। तो अदर टी सेल में बहुत सारी टी सेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल।
तो टी किलर सेल का रोल क्या होता है वो हम देख लेते हैं अभी। क्या चीज? टी किलर सेल का रोल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो किलर सेल जो है यदि हम देखें तो ये क्या करता है बेटा, अब मुझे बताओ, उधर छोड़ो, मुझे देखो, मुझे बताओ कि एक पुलिस लाइन में यदि कोई पर्सन है जो एक छोटा सा सिपाही है, मुनिम जी, और एक बहुत बड़ा इंस्पेक्टर है, ठीक है, एसपी हो गया, टीआई हो गया, या फिर एक आर्मी या फिर नेवी वाला है, और एक कुछ स्पेशल टीम जो है हायर की गई है, ठीक है, नहीं आईपीएस की भी हम बात नहीं करेंगे, उसको डायरेक्टली इनकाउंटर करने का चांस नहीं मिलता है, हाँ चलो आईपीएस ऑफिसर भी हम कह सकते हैं। तो अब देखो अलग अलग टाइप की पोस्ट है, तो उसमें सबसे छोटी जो पोस्ट है, यदि उसको किसी पे डाउट हुआ कि आतंकवादी है, तो उसको क्या अथॉरिटी है क्या कि वो डायरेक्ट उसका इनकाउंटर कर दे? नहीं, मतलब इनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक अलग ही होता है, और उसको यदि डाउट होता है तो वो डायरेक्टली उसको उड़ा देगा। तो एज इट इज यहाँ पर हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसमें भी ऐसे ही होता है बेटा। टी हेल्पर सेल के पास ऑथोरिटी नहीं है, उसको यदि डाउट हुआ कि भैया ये आतंकवादी है, तो वो सिर्फ एक मैसेज दे रहा है अंदर मैक्रोफेज बी सेल या टी सेल को, लेकिन वो मार नहीं रहा है, वो जस्ट लाइक एज गार्ड की तरह काम कर रहा है। लेकिन टी किलर सेल के पास ऑथोरिटी है, ये जो है ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। यदि इसको डाउट हुआ तो ये क्या करता मालूम है, डायरेक्ट उसका इनकाउंटर कर देगा, डायरेक्ट उसको क्या करेगा, ये किल कर देगा। इसके पास ऑथोरिटी है, ठीक है, इसके पास ऑथोरिटी है कि वो डायरेक्ट उसे किल कर सकता है। याद रखना बेटा। अब ये कैसे किल करेगा, तो देखो इमेजिन करो कि ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है। टी किलर सेल एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करता है जिसे कहते हैं परफोरिन। अभी परफोरिन जब यहाँ पे आएगा तो इस बैक्टीरिया में से गड्ढे बना देगा, होल क्रिएट कर देगा, बॉडी के तिथड़े तिथड़े कर देगा, ऐसा मान लो। तो अब बताओ बैक्टीरिया का ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को उसने ऐसा रप्चर कर दिया, तो बैक्टीरिया का कोई एग्जिस्टेंस बचा क्या? नहीं बचा है ना। अब वो बैक्टीरिया को तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होना ही है फिर। इस तरह से टी किलर सेल क्या करता है, डायरेक्टली उसको मार देता है। एक थी टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल को पढ़ाने की जरूरत है क्या, है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज यदि कोई बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे बॉडी में आ रहा था तो पहली बार में हमारे बॉडी ने उसको नहीं पहचाना। जैसे पॉक्स वायरस की हम बात करते हैं, पहली बार में पहचाना था क्या? नहीं। लेकिन दूसरे बार वो वायरस हमारे बॉडी में आएगा तो हमारा बॉडी उसको डायरेक्टली झट से पहचान लेगा कि यही है वो जो पिछले बार आया था। अब उसको मारने में टाइम नहीं लगेगा, उसको तुरंत मार देगा। एक होता है टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ज्यादा जोर दे के नहीं पढ़ना, लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि टीएस क्या है। टीएम समझ गया ना, टीएम मतलब टी मेमोरी सेल, और टी मेमोरी सेल मेमोरी बना के रखेगा, और नेक्स्ट टाइम यदि वो जर्म्स बॉडी में इंटर करता है तो उसको पहचानने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उड़ा देगा। और लास्ट आता है टी सप्रेसर सेल। ये सप्रेस करता है एंटायर इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा एंटायर इम्यून रिस्पॉन्स। समझ गए? इम्यूनिटी को कम करता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होते हैं ना तो उसमें इसका काम रहता है।
इतना है एक रोल जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखे हैं। 12 नंबर के स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। छोटा करूँ क्या थोड़ा, ये आ जाएगा? आ जाएगा, ले लो। हो गया, चलो। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अभी क्या पढ़ लिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने देख लिए इन्नेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी। हाँ, वो तो ड्रग है बेटा इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए। साइक्लोस्पोरिन ए हमने पढ़े थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो एडिशनल डोज है जो इम्यूनिटी को कम करता है। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे HMI और CMI में क्या डिफरेंसेस है ये समझा रहा था। तो CMI जहां पे इन्वॉल्व होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की हेल्प से जब कोई इम्यूनिटी होगा तो उस इम्यूनिटी को हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल, इतनी सारी सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी, इसलिए इसको हमने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बोले। अब ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है ये समझ लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा। दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको समझ गया होगा अभी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे HMI, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या देखेंगे हम अभी? अभी हम देखेंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम बी सेल पढ़ेंगे तो टी हेल्पर सेल ने ऐसे बी सेल को एक्टिवेट किया था। टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन कैसे हुआ था? क्योंकि कोई एंटीजन जो है बॉडी में आया तो टी हेल्पर सेल ने बी सेल को एक्टिवेट किया, या फिर एंटीजन को की हेल्प से भी बी सेल डायरेक्टली एक्टिवेट हो सकती है। मतलब बी सेल का स्टिमुलेशन दो तरीके से हो रहा है, एक तो टी हेल्पर की वजह से और दूसरा डायरेक्टली एंटीजन की वजह से। डायरेक्ट आया, देन स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होने के बाद ये जो बी सेल आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है एक तो प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल, और दूसरा मेमोरी सेल। अब ये जो प्लाज्मा जो सेल है ये बनाता है एंटीबॉडी, इसको आर्मी ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ये हमारे आर्मी मैन है। तो आर्मी ऑफ प्रोटीन एंटीबॉडी जो आया ये डायरेक्टली उस एंटीजन के पास जाएगा और उसको क्या करेगा, किल कर देगा। मींस यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और उसको डायरेक्ट ये क्या करेगा, किल कर देगा। तो ये ऐसा यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं क्या चीज, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और एंटीबॉडी जो रहती है वो हमारे ब्लड में होता है, और ब्लड के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं ह्यूमर, इसलिए इसको हम ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल मेडिएटेड मतलब क्या हो जाएगा, HMI, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
समझ गए? ये ऐसे होता है। तो अब आपको एच स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको HMI और CMI मीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों भी टाइप एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स कर दो। यहां तक के आप लोगों के सारे पॉइंट क्लियर है क्या? क्लियर है, वेरी गुड। ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। HMI नहीं समझा? HMI मतलब बेटा ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल मतलब जो एंटीबॉडी जो बन रही है वो हमारे ब्लड में होता है, और ब्लड को हम कहते हैं ह्यूमर। और ब्लड की हेल्प से जब कोई एंटी इम्यूनिटी हमें मिलेगा तो उसे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे। समझा बेटा रेली? और किसी को HMI नहीं समझा होगा ऐसा कोई है, या अभी समझ गया? अभी रिस्पॉन्स तो सभी के क्लियर है करके आया है। चलो ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम इम्यूनिटी और उसके टाइप्स जो देख रहे थे, क्या क्या देख लिया हमने यहाँ पर? एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट का क्या रोल है ये हमने देखे। बी सेल क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है और एंटीजन को वो मार देता है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है जो हमारे पैथोजन के अगेंस्ट में फाइट करता है। टी सेल जो होता है जिसमें हेल्प करता है ये बी सेल को, जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ओके, क्या हुआ यहाँ पे इस पिक्चर से समझ लो। ये एक एंटीजन था, ये एक एंटीजन था, ये हमारे बी सेल के पास एंटीबॉडी बनी हुई है, इससे जब बाइंड करेगा तो ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। ये टी हेल्पर सेल ने सिग्नल भेजा था कि बी सेल को, या डायरेक्टली एंटीजन से बी सेल एक्टिवेट हुई थी। फिर ये जो एंटीबॉडी बनी, ये एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर उस एंटीजन को क्या करेगा, मार देगा। ऐसा मैकेनिज्म होता है। अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 2 लाइट चेन और 2 हेवी होता है, और साथ ही साथ उसके हमने टाइप्स और एग्जांपल देखे थे। ये सारे बेटा एंटीबॉडी ही है। एंटीबॉडी, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, इसके AB या IgS से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आता है इम्यूनोग्लोबुलिन A, G, M, E और D, ये टाइप्स है एंटीबॉडी के टाइप्स, आपको इतना ही याद रखना है। सलाइवा में IgA एंटीबॉडी मिलता है, IgG ओनली एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, IgE एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करता है। ओके, इतना डिटेल एग्जाम में नहीं पूछा जाता। डिटेल में जाना है तो मॉड्यूल ले लेना मेरे से, उसमें से पढ़ लेना। ये अपने ऑफिस से मॉड्यूल मिलेंगे आपको, डोंट वरी, हार्ड कॉपी मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। यहां तक के क्लियर हो गया बेटा सभी? डेफिनेशन कुछ नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता बेटा नंदनी। IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन A, ऐसा होता है। हाँ बेटा, अथर्व ऐसा होता है, पढ़ेंगे हम, पहुंचने वाले हैं वहां पर। एड्स, कैंसर, ये सब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स होते हैं बेटा। एक, अब देखो मुझे ध्यान से समझो,
इननेट मतलब एक ऐसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिला है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यूनिटी जो आफ्टर द बर्थ डेवलप हुआ है। अब एक ऐसा इम्यूनिटी जो आफ्टर द बर्थ जो डेवलप हो रहा है, यदि हम देखें क्या जी, आफ्टर द बर्थ जो डेवलप हो रहा है यदि हम देखें तो क्या चीज, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल मतलब जैसे पॉक्स, पॉक्स ये कोई डिसीज होता है स्मॉल पॉक्स, तो उसके लिए आपके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करता, आपका खुद का एंटीबॉडी जो है उसको रिकवर करता है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, तो बेटा मेडिसिन सिर्फ इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने के लिए होता है, बूस्ट करने के लिए होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो पॉक्स क्योंकि वायरल डिसीज के लिए अभी तक की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में जो मिला वो आफ्टर द बर्थ मिला, मतलब एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड है, बट नेचुरल बिल्डअप हुआ, तो उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन हम जो वैक्सीन ले रहे हैं कोविड का, और फिर जो हमको इम्यूनिटी जो बूस्ट हो रही है, तो उसको हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? आर्टिफिशियल। तो इम्यूनिटी के इस तरह से टाइप्स होते हैं। टाइप्स में एक तो हमने क्या है, एक ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया, दूसरा सेलुलर मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया, इसके हमने टाइप्स देखे थे। ठीक है, ह्यूमरल में एक इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी मेडिएटेड होता है, ब्लड प्लाज्मा की वजह से होता है, और एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। इसके बाद फिर मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स अभी समझा रहा था, जिसमें एक इम्यूनिटी जो नेचुरल होता है और एक इम्यूनिटी जो आर्टिफिशियल होता है। दिख रहा बेटा, नेचुरल और आर्टिफिशियल, इधर फोकस करो। अब नेचुरल में भी एक ऐसा जो लाइफ टाइम होता है, जैसे हमारा पॉक्स का जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, और एक शॉर्ट टर्म तक के होता है जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव, एक्टिव मींस लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ये एक बार डेवलप हुआ लंबे टाइम तक के रहेगा। पैसिव की हम बात करें तो ये थोड़े टाइम के लिए रहता है। अब इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में भी आता है। नेचुरली जैसे पॉक्स जो है नेचुरल डेवलप हुआ, जैसे आप पोलियो का वैक्सीन लेते हो, तो जस्ट वेट, इरेज कर देता हूं पहले में। बहुत तेज बारिश होने वाली है आज। हाँ, वैक्सीन में इनएक्टिव या फिर डेड माइक्रोब्स होते हैं, या फिर उसका वीकेंड स्ट्रेन यूज होता है। तो देखो, इम्यूनिटी के दो टाइप, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल आता है, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल आता है। ठीक है, तो देखो मदर मिल्क में भी इम्यूनिटी होती है, तो वो बच्चे को नेचुरली मिल रही है, बट आफ्टर दी बर्थ मिल रहा है, इसलिए वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, ये इधर एग्जांपल और पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहा है। देखो नेचुरल आर्टिफिशियल है, वैक्सीनेशन जो दे रहे हैं आर्टिफिशियल है, इंजेक्शन जो हम दे रहे हैं वो नेचुरल है। ये देखो मदर से जो मिल रहा है मैटरनल ब्लड से वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो प्रोवाइड करते हैं वो आर्टिफिशियल है। एक्टिव मतलब लाइफ टाइम तक के रहेगा, पैसिव मतलब शॉर्ट टर्म तक के रहेगा। पोलियो एक वैक्सीन होता है ना बेटा, जो हम आर्टिफिशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। पॉक्स के अगेंस्ट जो रहेगा वो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाएगा। कभी कभी हम इंजेक्शन देते हैं, जैसे रेबीज वायरस हो गया, कुत्ते ने काट लिया, तो हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। ये मदर मिल्क नेचुरल रहता है और पैसिव होता है, क्योंकि मदर से मिल रहा है और नेचुरली मिल रहा है, हमने कुछ बनाया नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल याद रखना है आपको। ये यहाँ पे सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। टाइम है क्या अभी हमारे पास?
बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। यहां तक के क्लियर हो गया बेटा? कुछ और कंसेप्ट है जो समझाना है मुझे? भंडारा में बारिश नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, चलो तो अब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब एक ऐसा इम्यूनिटी जिसमें क्या हो रहा है बेटा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है होस्ट की बॉडी में। कब हो रहा है? जब किसी एंटीजन को हम एक्सपोज करते हैं। एंटीजन लिविंग या डेड हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी टाइप के प्रोटीन भी हो सकते हैं। इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। ये एंटीबॉडी के बनने की प्रोसेस बहुत स्लोली होती है, बट काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है, और दो तरीके से होता है। एक तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में जो नेचुरल इन्फेक्शन जब होता है उसकी वजह से जब हमारे बॉडी में जो डेवलप होता है, जैसे पिक्चर्स में दिख रहा है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल। हम कुछ इंजेक्शन जब इंट्रोड्यूस कराए और तब डेवलप होता है तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है, तो डेवलप होता है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स, ठीक है, ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन, तो उस टाइम पे जो डेवलप होता है तो उसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दो चीज समझ में आ गई आपको? पैसिव इम्यूनिटी में आता है, ये रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो हम पेशेंट को डायरेक्टली देते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में आईजीजी एंटीबॉडी जो मदर से प्लेसेंटा से फीटस में जाती है, और आईजीए एंटीबॉडी जो कोलेस्ट्रम जो मदर मिल्क होता है ना उसमें रहती है। आर्टिफिशियल में जो टिटेनस का हम इंजेक्शन देते हैं, एटीएस फुल फॉर्म पूछा जाता है बेटा, एंटी टिटेनस सीरम जो होता है, ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, थोड़े टाइम के लिए ये होता है। तो इस तरह से इम्यूनिटी के अभी हम लोगों ने टाइप देखे। अब इम्यूनाइजेशन मींस जिसमें हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। लंप ऑफ शुगर जो है, जैसे पोलियो ड्रॉप हम पिलाते हैं, ठीक है, रूबेला वैक्सीन या कोलेरा या बीसीजी का हम इंजेक्शन लगाते हैं। ये मेमोरी बेस्ड प्रोग्राम होता है बेटा हमारे इम्यून सिस्टम का, जो दो टाइप से होता है। पहला एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा और दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। एक्टिव मतलब एक बार दे दो, लाइफ टाइम के लिए रहेगा। पैसिव मतलब टाइम टू टाइम दो। जैसे टिटेनस का जो होता है, टिटेनस एंटीटॉक्सिन सिरिंज जो होती है, उसको हमको हर 6 मंथ में एक बार देना होता है। बट एक्टिव में एक बार हमने दे दिया, जैसे पोलियो का, तो लाइफ टाइम तक के रहता है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इसका एक एग्जाम्पल आता है। और वैक्सीन का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं बेटा? एंटीजन को वीक करके इनएक्टिव कर देते हैं उस पैथोजन को, और ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडी बन जाता है। जैसे अभी हम कोविड का जो यूज कर रहे हैं, कोविड की जो वैक्सीन हम जो ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी को बूस्ट कर रहा है। तो एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं होता बेटा, बट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबॉडी उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा वैक्सीनेशन का रोल क्या होता है, वैक्सीन क्यों जरूरी है। अब आपको समझाऊंगा इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। अब देखो, इसको मैं बहुत डिटेल में समझा सकता हूँ, बट हमारे टॉपिक से बाहर चला जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला पार्ट है वही आप लोगों का ले रहा हूं यहाँ पर। समझ में आ गया इतना पार्ट? तो वैक्सीन जनरेट करता है मेमोरी, बी सेल और टी सेल में, जो पैथोजन को बहुत जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। अब वैक्सीन में पोलियो का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है, समझे? तो इतने सारे टाइप्स के वैक्सीन आज अवेलेबल है, ठीक है। जनरली हम आज के टाइम पे वैक्सीन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हैं। कमर्शियल लेवल पे कम टाइम में काफी अच्छा वैक्सीन आज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाला रिलेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे बायोटेक वाले पार्ट में। ओके, फिलहाल अभी आप सिर्फ नाम याद रखो। एक्टिव इम्यूनाइजेशन समझ में आ गया। पैसिव इम्यूनाइजेशन, जैसे स्नेक बाइट जो होता है, तो उसके वेनम से ही हम एंटीबॉडी बनाते हैं।
और वो क्विक रिस्पॉन्स के लिए हमें चाहिए होता है। डायरेक्ट हम इंजेक्शन यूज करते हैं जैसे टिटेनस और स्नेक वेनम का, वो एंटीडोज होता है जो, तो ये पैसिव इम्यूनाइजेशन में आता है। किसमें आता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन में। कीमोथेरेपी रहता है बेटा अथर्व। चलो तो इस तरह से आज हमने इम्यूनिटी वाला पार्ट वो कंप्लीट किए। कल हम लोग चालू करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, ये वाला पार्ट हम लोगों को कल देखना है, जिसको हम कहते हैं एलर्जी। आई होप यहाँ तक आप पढ़ के आए होंगे तो आपको अच्छे से समझा होगा। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से एक बार। वेरी गुड, सभी को समझा है। किसी के डाउट है तो बेटा हैंड रेस कर दो, नहीं है तो यू कैन लीव नाउ। गुड डे। आज तो बेटा आज का शेड्यूल तो बहुत बिजी है बेटा स्वयं। आप बेटा बहुत दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? क्लास रेगुलर नहीं हो स्वयं आप आजकल? बीच में आपने क्लास अटेंड नहीं की हो? कोरोना वायरस नहीं पढ़ना बेटा, बट उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, चलो तो एंड करें फिर। चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर। तो आप कुछ पूछना है आपको? स्वयं का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? फुल बॉडी में रहते हैं बेटा अथर्व। देखो बेटा बायो का तो लाना ही है आपको स्वयं, ठीक है। साथ ही साथ बाकी कोई फैकल्टी आपको यदि जो सजेस्ट करेगा उसके हिसाब से आपको ट्राई करना है। चलो बाय बाय।